हेलो गैस, मैं राजू मेहता। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेक्चर 2 आज पढ़ाऊँगा। लेक्चर 2 पहले लेक्चर में पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि आपका जो था सॉलिड स्टेट का 2 टाइप होता है। पहला हो गया क्रिस्टलाइन, दूसरा एमोर्फोस। सॉलिड मैंने बता दिया था, आज मैंने एमोर्फोस बताऊँगा। व्हाट इज़ एमोर्फोस सॉलिड? एमोर्फोस सॉलिड, ओके। एमोर्फोस सॉलिड, व्हाट इज़ एमोर्फोस सॉलिड? यानी कि इसका जो है कि दे हैव अ सॉलिड, मतलब कि क्या बोलेंगे, दे हैव अ दे हैव अ सॉलिड। यानी देखिए हमारे पास सॉलिड जो है, एक ये भी एक सॉलिड ही है। इसका हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टी कंस्टिट्यूएंट, टी यू टी आई टी यू ए एन टी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स particles have constituent particles have irregular order, irregular order, irregular order, and its shape, yeah, its short range order, its short range order, short range order, range order। ये हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनीशन। अब इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइक जैसे इसका एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल देखने से पहले हम आपको इस डिफिनीशन का समझा दे रहा हूँ कि एमॉर्फस सॉलिड भी एक क्या है। एमॉर्फस जो सॉलिड है, एक तरह से सॉलिड है ना, हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसका जब भी कहीं भी अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो इसका क्या बात करेंगे, या तो बात कर रहा है एटम का, या तो बात कर रहा है मॉलिक्यूल का, या बात कर रहा है आयन का, या तो तीनों में से। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो हम तीनों की बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। अंडरस्टैंड? फिर इसका एग्जांपल देखेंगे, यानी कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा इरेगुलर ऑर्डर में रहेगा। इरेगुलर ऑर्डर इसका मैं पिक्चर से दिखाऊंगा इस तरह से। और इट इज क्या चीज़ है, इट्स ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा, इरेगुलर रहेगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा इसका ना। तो देखिए इसका एग्जांपल से, जैसे कि इसका एग्जांपल लिख सकते हैं स्टार्च, स्टार्च, प्लास्टिक, प्लास्टिक लिख सकते हैं, सिलिका लिख सकते हैं, सिलिका, या रबड़ लिख सकते हैं, रबर, आर यू डबल बी ई आर, रबर, ईडी से। अब देखेंगे इससे क्वालिटी, और क्वालिटी को अच्छे से दिखाएंगे। क्वालिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, क्वालिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फोस सॉलिड। यानी कि इसका पहला क्वालिटी होता है कि हमारे फर्स्ट सॉलिड का जो फर्स्ट क्वालिटी है, इसके पास क्वालिटी होता ही नहीं है, यानी कि डू नॉट, इसका जो है डू नॉट हैव डिफाइनाइट जियोमेट्री। इसके पास कोई जियोमेट्री नहीं होता है। डू नॉट हैव डिफाइनाइट डिफाइनाइट जियोमेट्री, जियोमेट्री। इसका सेकंड पॉइंट, अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस तरह से बहुत सारा होता है, तीन ही पॉइंट बताऊंगा मैं। इसका क्या होता है कि सेकंड होता है आइसोट्रोपिक, यानी कि आपका क्रिस्टल में बताए थे उसका एनाइसो होता है, और इसका आइसोट्रोपिक होता है, ट्रोपिक। इसका मैं एक पिक्चर से समझाया था, दोबारा भी इसका डिफिनीशन बता दूंगा, और फिर से अगर चाहे तो समझा दूंगा अभी तुरंत। और इसका वाइड रेंज ऑर्डर, इसका जो होता है वाइड वाइड रेंज
वो क्या चाहिए, वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इस सभी का अर्थ बताऊंगा, POINT। ओके, यही आपका एमॉर्फस सॉलिड का नोट्स हो गया आपका। और देखिए मैं अब समझा रहा हूँ पिक्चर से, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँगा, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, मोरफोस सॉलिड। ओके, एमॉर्फस सॉलिड यानी कि पहले कहा था, आपको बताए थे फर्स्ट डे में, यानी कि उसमें भी क्वालिटी देखेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया है, कि उसी में दिया है कि डिफाइनाइट ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्री रहेगा डिफाइनाइट, यानी कि इसका ज्योमेट्री रहेगा, अगर किसी चीज़ का रहेगा तो इस तरह से। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या चीज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहेगा, अगर जिस तरह से एक है उसी तरह से इसे बढ़ते जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर इसी में अगर सेकेंड का भी अगर यहाँ दे चाहे यहाँ दे, अगर इस तरह से अगर क्रिस्टल को फिर से बैठाते हैं तो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जाएगा, ठीक ना, इस तरह से। ये हो गया, इसका शेप जो है डिफाइनाइट हो गया, इस तरह से बैठाना चाहेंगे, अंडरस्टैंड। ये क्रिस्टल जिसका डिफाइनाइट शेप, अगर इसका अगर सिंपली से देखें तो इसका ऐसे दी जा रहा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऐसे भी करेंगे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है। और इसका ऐसे भी देखेंगे तो अगर सिंपली सी, तो ऐसे इसका पिक्चर ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यानी कि इसका जो ऑर्डर रहेगा क्रिस्टल का उसका क्या रहेगा, डिफाइनाइट ज्योमेट्री रहेगा, ठीक। और जैसे कि डिफाइनाइट की बात कर रहे हैं एमॉर्फस में, देखिए अब इसमें क्या डू नॉट हैव डिफाइनाइट, यानी कि इसमें देखेंगे कि एक पिक्चर यहाँ बना तो एक पिक्चर यहाँ बना, इस तरह से हो सकता है, शॉर्टली भी हो सकता है और नहीं भी, इस तरह से बना, ठीक। हो सकता है यहाँ दोबारा बना, एक यहाँ बैठ गया, इस तरह से जहीं तहीं बना, कोई पिक्चर है नहीं, ठीक। इस तरह से बहुत सारा शेप इस तरह से जो है अमorphous सॉलिड का एग्जांपल में, अगर इसका जो है ज्योमेट्रिकल शेप निश्चित नहीं होता, अगर इसे करेंगे तो क्रिस्टल ऊंचे नीचे है, और इससे ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो किस चीज़ का है, यानी कि इसमें जो है डू नॉट हैव द फाइनाइट ज्योमेट्री, फर्स्ट हो गया। सेकंड बुलाए थे कि आइसोट्रोपिक एंड क्या चीज़, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताया था कि वो एनाइसोट्रोपिक होता है। जैसे कि कोई क्रिस्टल सपोज में लेते हैं, सपोज में कोई भी क्रिस्टल, अगर इस तरह से दो क्रिस्टल लिया, इस तरह से गया, अगर यहाँ से पिक्चर ऐसे गया, जो भी है यहाँ से इसे इस तरह से, ओके। अगर यहाँ से भी देखें तो इसको ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे करें तो यहाँ से ऐसे आया, जो भी है एक तरह से ऑर्डर में रहेगा, टाइम मान दिया कुछ भी सपोज लाइक। तो इसमें क्या रहेगा आपका आइसोट्रोपिक, यानी कि एक जगह लाइट देने पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक जगह लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट अगर पास करें तो हर जगह से निकले, हो सकता है हमको हर जगह से पता चले, अगर एक जगह लाइट मारे तो क्या चीज़ बहुत जगह से निकले, इसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक, पिछले क्लास में बताया था, देख लीजिएगा, ओके। फिर अगर हम एमॉर्फस की बात करें, यानी कि एक सपोज में इस तरह से क्रिस्टल ही लेते हैं, तो जो भी लेते हैं क्रिस्टल ना छोड़ के कुछ और भी एमॉर्फस में, यानी कि अगर हम कहीं इसमें अगर डालते हैं, अगर इसमें डालते हैं यहाँ से अगर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी या और भी कुछ जो भी है, यानी कि लाइट हम मान लेके चलेंगे, लाइट या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से करंट पास किए और एक ही जगह से निकल रहा है, इधर टच करने की पता नहीं चल रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि ये एनाइसोट्रोपिक है, अंडरस्टैंड। क्या चीज़ है, एन मतलब कि आइसोट्रोपिक, एमॉर्फस क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। और सॉरी ये मेरा स्टैंड घूम गया था, यानी कि एक जगह से अगर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो यानी कि अदर जगह से ना निकल करके दूसरे एक ही छोर से निकले, तो ये हो गया आइसोट्रोपिक। अगर क्रिस्टल में एक जगह से लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो, सपोज मेटल में या क्रिस्टल टाइप का कुछ भी हो, अगर यहाँ अगर पास करे लाइट को दे, तो क्या करेंगे, हर जगह से हमको आभास हो या पता चले कि वहाँ से लाइट निकल रहा है, क्रिस्टल होता है।
उसको एनआइसोट्रॉपिक बोलेंगे। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए अगर इसमें क्या चीज़ बता रहा है कि आपका वाइड रेंज ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वाइड रेंज ऑर्डर में रहता, वाइड रेंज का स्पेलिंग गलत था, सॉरी। वाइड रेंज ऑर्डर का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर इसमें देखेंगे इसको किसी अमोर्फोस यानी कि प्लास्टिक के सपोज में अगर हम मेल्टिंग इसका यानी कि गलनांक होता है, अगर गलाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट गलाएंगे एक निश्चित टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि हम अगर क्रिस्टल में लेते हैं, तो अगर हम बर्फ़ का एक टुकड़ा लेते हैं, क्रिस्टलाइन में समझिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसका अगर 0 डिग्री से अगर नीचे रहा, 0 डिग्री से अगर डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, तो क्या है कि वो अति फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में। लेकिन 1 भी परसेंट अगर बढ़ता है यानी कि 0 डिग्री से आगे पॉजिटिव में, तो क्या कहेंगे कि पानी जो है एक निश्चित में एकदम पूरा इसका गलना जो है गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? गर्म करने के बाद पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यानी कि इसमें जल्दी यानी कि एक निश्चित टाइम में होगा, यानी कि रेंज मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक ना? कर्व मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसमें क्या चीज़ कर्व नहीं यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसको वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या कर्व बोलेंगे। इसमें अगर सपोज़ एक प्लास्टिक ही लें, इसको अगर गर्म करें हम, ठीक ना? तो डायरेक्टली जो पिघलना स्टार्ट नहीं होगा, पहले वो क्या चीज़ लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसको गर्म करेंगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ ले उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े प्लास्टिक को, फिर वो धीरे-धीरे पहले सॉफ्ट होगा यानी कि मुलायम होगा, धीरे-धीरे सॉफ्ट होगा, फिर उसके बाद क्या है कि सॉफ्ट होने के बाद वो पिघलना स्टार्ट करेगा। यानी कि क्या चीज़ डायरेक्ट वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, यानी कि वाइड रेंज ऑर्डर का मतलब ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा टाइम और इसका एक निश्चित टाइम पे नहीं होगा। इसीलिए इसको वाइड रेंज रेंज क्या चीज़ मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कि अगर एमोस्फेयर सॉलिड का किसी भी एक एग्जांपल यानी कि प्लास्टिक, सिलिका, स्टार्च को करते हैं गर्म, तो पहले मुलायम होता है, उसके बाद पिघलना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि क्रिस्टल में अगर बर्फ का टुकड़ा लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो वो जैसे ही 1 डिग्री से ऊपर हुआ तो डायरेक्ट पिघलना स्टार्ट करता है। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। एमोर्फस सॉलिड क्या हो गया आपका, प्लास्टिक, स्टार्च एंड सिलिका रबड़। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।